नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली सेंट्रल आइडिया। सिर्फ मैं आज 3 बताने वाला हूं, और अगर आप ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो ये समझिए सेंट्रल आइडिया और भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी 3 ही सेंट्रल आइडिया में आपका काम हो जाएगा। जो 3 मैं बताने वाला हूं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। बिल्कुल शॉर्ट कट में मैं लेकर आया हूँ, यानी बिल्कुल आसान भाषा में मैं लेकर आया हूँ सेंट्रल आइडिया। चलिए, सबसे पहली जो सेंट्रल आइडिया है वो जो पहला हमारा चैप्टर है पोइट्री का, माई मदर एट 66, यानी मेरी माता 66 वर्ष की, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। तो अब इसकी सेंट्रल आइडिया जब भी पूछी जाएगी तो आपको कैसे लिखना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज बाई कमला दास। यानी माई मदर एट 66 यानी मेरी माता 66 वर्ष की, ये एक बहुत ही सुंदर कविता जिसे कंपोज किया है, यानी जिसकी रचना की गई है कमला दास जी द्वारा। ठीक है, यानी लेखक कौन है? कमला दास। शी इज़ अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया। यह एक यानी वो एक ग्रेट यानी महान पोइटेस यानी कवित्री हैं भारत की। कौन? कमला दास। कमला दास एक महान कवित्री हैं भारत की। इन दिस पोएम पोइट टेल्स दैट द एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस कविता में यानी इन दिस पोएम यानी इस कविता में पोइट यानी पोइट की जगह पर आप पोइटेस भी लिख सकते हैं, यानी कवित्री, कवि या कवित्री कहती हैं। क्या कहती हैं कि एजिंग यानी उम्र का बढ़ना एक महत्वपूर्ण फेज यानी चरण है ह्यूमन लाइफ का, यानी मनुष्य की जिंदगी का। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ दिस इज वेरी पेनफुल स्टेज एंड सीम्स लाइक लाइफ इज ओनली फ्यू डेज लेफ्ट। और इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का लास्ट चरण होता है, जैसे बुढ़ापा हम बोल सकते हैं उसे, तो ज़िंदगी का जो लास्ट चरण होता है वो बहुत ही पेनफुल यानी दर्द भरा होता है। और ऐसा लगता है यानी सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो बची है, उम्र बची है, वो कुछ दिन की ही बची हुई है। शी सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। वो अपनी माता का एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। उनकी माता 66 वर्ष की हैं। उनको देखकर उनके मन में जो ख्याल आते हैं वो यहाँ पर इस कविता में बताती हैं। शी फील्स दैट हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड शी में डाई एनी डे एंड लीव हर एलोन सून। और शी फील्स यानी वो महसूस करती हैं, क्या महसूस करती हैं कि उनकी जो माता हैं वो लास्ट स्टेज में है, यानी ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में हैं, और उनकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में है, उनकी कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्हें महसूस होता है। और किसी दिन भी वो जो कवित्री हैं कमला दास जी को अकेला छोड़कर उनकी माँ चली जाएंगी। तो इस तरीके का उनके मन में डर भरा हुआ है। दिस होल पोएम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। यहाँ पर ये जो कविता है और ये पूरी जो कविता है दिस होल पोएम, इसी पेन पर आधारित, किस पर? कि भैया उम्र का बढ़ना और अपने लोगों का छोड़ कर जाना किस तरीके से दुख या पीड़ा देता है, इसी कविता पर, इसी पीड़ा पर यह कविता पूरी आधारित है। तो ये आप सेंट्रल आइडिया अगर लिख देते हैं एग्ज़ाम में, अगर पूछी जाती है, देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली है थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। अल्टरनेटिव इसके अलावा जो पूछी जाने वाली है तो माई मदर एट 66, इसलिए मैं सभी को करा रहा हूँ और 3 ही आपको तैयार करनी है। अब जो अगली पोएम है उसका जो आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है वो किस तरीके से लिखनी है, चलिए समझते हैं। दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना, जिसे लिखा है पेब्लो नेरूदा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है चलिए समझते हैं, और कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है वो चलिए समझते हैं। कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट पोइट पेब्लो नेरूदा। देखिए, जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो शुरुआत की लाइन में हम जो पोइट यानी जो जिसने लिखा है उनका नाम और कौन सी कविता लिखी है यानी कविता क्या है उसका नाम हम शुरुआत में लिखेंगे, और कौन से कवि हैं उनका नाम हम शुरुआत में लिख देंगे। लेकिन कविता के बारे में हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल और भी जिस तरीके से आप लिख सकते हैं वो लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है, कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट पोइट पेब्लो नेरूदा। यानी कीपिंग क्वाइट जो कविता है यानी चुप रहना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल
सबसे ज़्यादा खूबसूरत रचना है एक महान जो पोइट यानी कवि हैं पेब्लो नेरूदा की। इन द पोएम पोइट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस कविता में कवि इस इन द पोएम इस कविता में जो कवि कहते हैं क्या कहते हैं कि नाउ यानी अब हम काउंट करेंगे 12 तक काउंट करेंगे और सभी क्या हो जाएंगे स्टिल हो जाएंगे यानी रुक जाएंगे। कोई जो काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एंड एनी पर्सन विल नॉट डू देयर वर्क समटाइम, और कोई भी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं बाद को करे भाई, लेकिन कुछ समय के लिए अभी अपना काम नहीं करेगा। जैसे हम 12 तक गिनेंगे और सभी स्टिल एकदम रुक जाएंगे, जो भी काम कर रहे होंगे वो छोड़ देंगे, एकदम रुक जाएंगे चुपचाप। दैट अबाउट फिशरमैन, और फिर उसके आगे क्या कहते हैं, ही सेज दैट अबाउट फिशरमैन दी विल नॉट हार्म एनी वेल्स। और वो जो कवि हैं वो कहते हैं फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वालों के बारे में कहते हैं कि वो किसी भी वेल्स यानी जो वेल मछली है उसको हार्म नहीं करेंगे, जख्मी नहीं करेंगे। साल्ट गैदरिंग मैन दी विल स्टॉप देयर वर्क एंड सी देयर हर्ट हैंड्स। और जो साल्ट गैदरिंग यानी साल्ट नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो अपने हाथों को देखेंगे, सी देयर हर्ट हैंड जख्मी हाथों को देखेंगे और अपना काम रोकेंगे। क्योंकि जो साल्ट इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं अक्सर नमक से जब नमक इकट्ठा करते हैं तो नमक उनकी स्किन को काट देता है, स्किन को जख्मी कर देता है उनको। इसीलिए वो कह रहे हैं कि साल्ट गैदरिंग मैन जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो भी अपना काम स्टॉप करेंगे और अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। अब ऐसा ये सब क्यों कहते हैं तो वो सब आगे हम लिखेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीनरी, और वो पीपल जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं ग्रीनरी यानी हरियाली को, प्रकृति को। तो उसके आगे क्या लिखना है, दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीनरी दे वुड नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी। और जो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हरियाली या ग्रीनरी, जो जैसे हम प्रकृति को बोल सकते हैं कि प्रकृति और हरियाली या किसी को भी प्रकृति में जो उपलब्ध है उसको जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अपना काम रोक देंगे। और इन ऑल दीज, और यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, इन सब में ओवरऑल क्या कह रहे हैं जो पोइट हैं, पोइट वांट टू से दैट एवरी पीपल विल स्टॉप देयर वर्क एंड थिंक अबाउट देमसेल्फ। यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि एवरी पीपल यानी प्रत्येक लोग या प्रत्येक व्यक्ति अपना काम स्टॉप करेंगे और उनका जो काम है वो स्टॉप करने के बाद अपने अपने बारे में थोड़ी देर सोचेंगे। देमसेल्व्स कितनी देर, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए अपने बारे में सोचेंगे। एंड दिस थॉट ऑफ देयर विल मेक अ पीसफुल मैन आफ्टर थिंकिंग दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क वेल। और ये जो थॉट है ये उन्हें एक पीसफुल मैन बनाएगा। उनका जो थॉट है, जो भी सोचेंगे 2 मिनट के लिए अपने आसपास, जब शांत होंगे अपने बैठ के सोचेंगे अपने बारे में तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। और ये जो सोच है उनकी ये उन्हें एक पीसफुल यानी शांति भरा यानी शांतिपूर्वक जो आदमी होता है उस जैसा एक आदमी बनाएंगे। और आफ्टर थिंकिंग यानी ये सब सोचने के बाद वो अपना काम और भी अच्छे से करने के लिए तैयार होंगे, कर सकेंगे। तो ये कविता थी कीपिंग क्वाइट, इसकी सेंट्रल आइडिया है और इसी तरीके से आपको लिखना है। तो ओवरऑल ये कविता है वो किस पर आधारित है कि भैया अपने बारे में भी सोचो, काम तो होता ही रहेगा, थोड़ा देर 2 मिनट अपने बारे में सोचो और फिर उसके बाद में काम करो, या नहीं काम ही नहीं करना है। अगली जो सेंट्रल आइडिया है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी से है, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु या सुंदरता की चीज़। वास्तव में सुंदरता की चीज़ क्या होती है वो यहाँ पर इस कविता में बताई गई है। आजकल के युवा या आजकल के व्यक्ति जो हैं वो सुंदरता किसी और में ही तलाशने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में सुंदरता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और सेंट्रल आइडिया
किस तरीके से लिखने हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया में कविता का नाम, फिर किस कवि ने लिखा है वो सब यहाँ पर लिखेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोइट जॉन कीट्स। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु एक मोस्ट यानी सबसे खूबसूरत रचना है एक ग्रेट यानी महान और फेमस यानी प्रसिद्ध पोइट जॉन कीट्स की। In the poem, poet tells that a thing of beauty is a joy forever। और यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि सुंदरता की वस्तु सबके लिए मनोरंजन है, फॉर एवर, हमेशा के लिए और सबके लिए क्या है, मनोरंजन का एक साधन है। देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजिंग। और इसीलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, सुंदरता की चीज़ें होती हैं, वो एक शाश्वत होती हैं। ठीक है, एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो हमारे चारों ओर है, एवरीथिंग कुछ भी, जैसे पेड़ पौधे, घर झोपड़ियाँ, कुछ भी, मनुष्य और जानवर, जो कुछ भी है हमारे चारों ओर, वो सब क्या है, सुंदरता की वस्तुएं हैं। चाहे पानी हो, चाहे नाला हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, सब क्या है, सुंदरता की चीज़ें ही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लाइक यानी जैसे, रिवर यानी नदी, लेक यानी झील, गार्डन ग्रीनरी यानी हरियाली, इटसेट्रा, इस तरीके से आप लिखेंगे। यानी सब कुछ वास्तव में सुंदरता की चीज़ क्या है, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से अगर समझें तो सुंदरता की चीज़ प्रकृति है। और प्रकृति की सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती है और दिन ब दिन इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। अगर आप चाहें, ये नहीं आपने पेड़ लगाया है, एक सुंदर सा पेड़ कई सालों में उगा, फिर थोड़े दिन सुंदरता लिए फिर काट दिए, तो इस तरीके से सुंदरता नष्ट करने के कारण हम लोग ही बन सकते हैं, बाकी वो अपने आप कभी भी नष्ट नहीं होती है। इट विल नेवर पास्ट इनटू नथिंगनेस। तो ये कभी भी जो है ख़त्म नहीं होती है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजिंग डे बाय डे विथ टाइम। और इसकी जो ब्यूटी है, यानी जो प्रकृति की ब्यूटी है, इसकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जाती है टाइम के साथ, यानी समय के साथ। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। और जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स यानी प्रकृति, यहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं को कहा जा रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें क्या, एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करती हैं और साथ में हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। तो ये थी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो मैं इसकी आपको गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी है कि इसके बाहर सेंट्रल आइडिया तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। अगर आप 12th में हैं और आपके पास इंग्लिश है, वास्तव में तो रहती ही है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप सभी के लिए एक खुशखबरी जो है वो बतानी है कि आप सभी टेस्ट दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। थोड़ा सा चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप भी MCQs का टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल वेबसाइट तो नहीं बना सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, ना मैं वेबसाइट क्रिएटर हूँ और ना ही इतनी अच्छी मुझे कोडिंग डिकोडिंग आती है जो मैं बना लूँगा उसको। तो मैंने एक AI का उपयोग करके एक वेबसाइट बनाई है आप सभी के लिए। तो आप सभी क्या करना, टेस्ट अगर देना चाहते हैं, देखिए उसमें मुझे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपकी किसी भी तरीके से तैयारी नहीं छूटनी चाहिए। तो आप जैसे, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मॉक टेस्ट के लिए। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। वहाँ पर आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और मैथ के 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप और भी जैसे बायो हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर कहेंगे तो मैं उसके भी ऐड कर दूंगा वहाँ पर। और इनके अलग अलग टाइमर हैं, यानी हिंदी थोड़ा पढ़ने में भी जल्दी है, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो पढ़ लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको कैलकुलेशन करना पड़े, न्यूमेरिकल टाइप का अगर आ गया तो इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, इन 3 विषयों में। यानी जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ हो गया उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा है, लेकिन हिंदी में 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। और कितने आप सही किए हैं
सबका आप रिव्यू देख सकते हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है, सब कुछ आप एक एक करके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो वो छोड़ भी सकते हैं। लास्ट में आपने कितने % तक सही किए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने बिल्कुल कम किए हैं तो वो खुद बोलेगा कि आपकी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो एक बार टेस्ट देकर ज़रूर देखिएगा किस तरीके का एक्सपीरियंस है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी बोर्ड 2027 के लिए संपूर्ण तैयारी इस पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। जय हिंद।